राजधानी जयपुर शहर के मुस्लिम मुसाफिर खाना में ज्वाइंट कमेटी तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जो देश में फैलाई जा रही नफरत से व विशेष रूप से हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल में हुई घटना व अजमेर में स्थित दरगाह के बारे में फैलाई जा रही भ्रांतियों के बारे में अपना मत स्पष्ट करने के लिए मीडिया से रूबरू होकर बात रखी। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय से ये मांग की गई कि अजमेर दरगाह व अन्य धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ करने व तुरंत रोक लगाई जाए व पूर्व से चले आ रहे किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति को यथावत रखा जाए और वहां किसी भी सर्वे की आज्ञा न दी जाए। निचली अदालत को भी निर्देश दिए जाएं कि इस तरह की याचिकाओं को स्वीकार नहीं किया जाए एवं उपासना स्थल अधिनियम 1991 की पूर्ण रूप से पालना की जाए। संभल में हुई पूरी घटना की न्यायिक जाँच कराई जाए एवं 5 बेकसूर मुस्लिमों पर गोली चलाने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। देखिए, हमारी कुछ डिमांड्स है। संभल वाले मामले में एक तो हम ये चाहते हैं कि इस पूरे इंसिडेंट की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरा, वहाँ जो 5 बेगुनाह लोगों की जो हत्या हुई है, जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं, उन पे 302 में हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तीसरा, हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है निचली अदालतों को निर्देश दे कि ये जिस किस्म के हर जगह पे मंदिर खोजे जा रहे हैं, हर मस्जिद में शिव मंदिर खोजे जा रहे हैं, और अभी हमारे वकील साहब ने कहा कि अब तो जेब से मंदिर खोजे जा रहे हैं, इसे बंद करें। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे निचली अदालतों को कि वो देश का ये जो सांप्रदायिक सौहार्द है इसको बनाए रखें। चौथी हमारी डिमांड ये है कि वहाँ जो 5 लोग मर गए हैं, उनके जो भी परिवारजन हैं, उनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा वहाँ की यूपी सरकार दे। ये 4 हमारी मुख्य डिमांड है। और उनसे नदीम भाई से रिलेटेड जो उनकी डिमांड है, वो हमारी डिमांड है कि उनके खिलाफ दर्ज FIR को तुरंत खारिज किया जाए। किसी भी मानवाधिकार कार्यकर्ता की अगर आवाज़ दबाई जाती है, इसका मतलब आप उसका मौलिक अधिकार छीन रहे हैं और देश में कानून का नहीं, पुलिस का राज कायम करना चाह रहे हैं। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मांग करते हैं कि देश में कानून का राज होना चाहिए, न कि पुलिस का राज। अब किसी मित्र का कोई सवाल है तो मैं और नाजिम साहब नहीं किया, न्याय करना अभी बाकी है, एक बात। दूसरी बात, उसके बाद जो कुछ हो रहा है, बल्कि जो उस बाबरी मस्जिद के फैसले में भी जिसको मेंशन किया गया है कि और दूसरे पूजा स्थलों के मामले में इस बात का लिहाज रखा जाएगा कि जो धार्मिक स्थलों की, उपासना स्थलों की जो पोजीशन है 15 अगस्त 1947 को, उसके बारे में आगे कोई उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। फिर क्या हो रहा है? ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जरिए से रास्ता खोला गया, शरारत करने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के जरिए से खोला गया। वो हमें कहना पड़ेगा, और एक बड़ी कड़वी बात है लेकिन एक सच्चाई है। उसकी वजह से लोगों को शर फैलाने का एक रास्ता मिल गया, और उसी की वजह से जो अलग अलग जगहों पर हो रहा है, विशेष तौर पर अभी जो संभल में हुआ, किस तरह से मजाक बनाया गया। एक तफ्तीश हो गई, सर्वे हो गया, दोबारा सर्वे का ऑर्डर दिया गया, 2 घंटे के अंदर अंदर सर्वे टीम पहुंच गई, वकील पहुंच गए, पुलिस पहुंच गई, लोग नारे लगाते हुए मस्जिद में पहुंच गए सर्वे टीम के साथ में। क्या मजाक हो रहा है? माहौल खराब हुआ, 5 युवकों की जान चली गई। ये हुआ, और भी जगहों पर भी चीजें चल रही, क्योंकि एक रास्ता खुल गया। हमारे राजस्थान के बारे में आप और हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। वो जगह, वो सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिसके बारे में ये सब मालूम है, पूरा इतिहास में ये बात साफ है कि 800 साल पुरानी वो दरगाह, जिसके बारे में सारे साक्ष्य मौजूद हैं। अभी कुछ लोग उठते हैं, कुछ लोगों को जोश आता है और आकर के कहा कि भाई रास्ता तो खुला हुआ है, अदालत में चले जाएंगे तो अदालत सुन लेगी, और अदालतें सुन रही हैं। अपने ही बनाए हुए कानून के खिलाफ अदालतें जा रही हैं सुनने की, उसको परमिशन दे रही हैं। शर्म की बात है। तो वहाँ भी सुना गया और कहा गया कि साहब 19 तारीख है या 30 तारीख है, जो कुछ भी दरगाह के बारे में हुआ विथक है, अनर्गल बातें, तुम ऐसी चीज़ें फैला करके और उसको इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। तो हम सब आज हमने जो आपको बुलाया है, यही बात बताने के लिए। एक और छोटी सी बात है जिसको हमने आज के इसमें प्रेस वार्ता में शामिल किया है, वो ये कि ये भी कोई नई बात नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता, संगठनों के लोग हों, न्याय की बात करने वाले लोग हों, तानाशाही में जो बात होती है वो ये होती है कि तानाशाह कभी भी अपने खिलाफ कोई बात नहीं सुनता। कोई अगर न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है तो फिर तानाशाहों का रवैया ये होता है कि इनको बंद करो, इस आवाज़ को पहले बंद करना चाहिए। दिल्ली में सामाजिक कार्यकर्ता और APCR, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के राष्ट्रीय महासचिव नदीम खान के बारे में किसी ने FIR दर्ज की, आपने कोई नोटिस नहीं दिया, और आप वो अपने घर के लोगों के साथ में बेंगलोर में थे, वहीं पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाती है।
उनके कार्यालय में पहुंच जाती है, वहाँ उनको डराने धमकाने का काम करती है। उसके बारे में भी आपके सामने साथ और चीज़ें भी आएंगी। इन तमाम लेकर के हमने आपको यहाँ पर आज कष्ट दिया है कि हम आपको ये बात बताएं कि एक चीज़ है, एक दर्द है, ये देश में हो रहा है और ये देश को किधर ले जाने की कोशिश की जा रही है। हम सबको मिलकर के ये प्रयास करना होगा कि इस तरह की चीज़ों पर रोक लगाई जाए। और सर्वोच्च न्यायालय से भी हम ये मांग की है, सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि निचली अदालतों को भी इस बात पर पाबंद किया जाए कि ये जो 1991 का जो उपासना स्थल अधिनियम बना हुआ है, आप उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं, होने दे रहे हैं, होते हुए देख रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के हमने आज आपको बुलाया है। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया और करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं आप रखना है तो सर्वे क्यों करना है? किस लिए करना है सर्वे? देश में आग लगाने के लिए सर्वे करना है? या तो आप कह दीजिए हम उसको नहीं मानते, उस एक्ट को ही नहीं मानते। हम लाइए पार्लियामेंट में एक और ले आइए कि साहब प्लेस ऑफ वर्शिप 91 का जो एक्ट है उसको हम रिजेक्ट करते हैं। आप वो भी नहीं कर रहे हैं। तो आप सबको ये देखना होगा कि कौन नहीं मान रहा है संविधान को, कौन देश के कानून को नहीं मान रहा है। देश के अल्पसंख्यक नहीं मान रहे हैं या देश पे राज करने वाले नहीं मान रहे हैं। और एक बहुत पुरानी मिसाल है साहब, जब बाढ़ ही खेत को खाने लगती है तो खेत नहीं बचता। आप इसी मुल्क के नेता हैं, आप इसी मुल्क पर राज करते हैं। तो ये इसी तरह आपने कहा हर रोज कोई एक जगह पर 900 साल का जिस जगह का हिस्ट्री का रिकॉर्ड है कि क्या सिर्फ मुसलमान ही रहे अजमेर के अंदर? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के वहाँ आने के बाद में वहाँ पर मुगल आए, वहाँ मराठा आए, वहाँ राजपूतों का राज रहा, वहाँ ब्रिटिश का राज रहा, वहाँ सरकारें बन गई। 80 साल हो गए देश को चलते हुए। अब आपको ख्याल आया कि यहाँ कोई संकट मोचन मंदिर है और कौन आदमी ये पिटिशन आपके सामने लेके आ रहा है जिसके खिलाफ 17 मुकदमे पेंडिंग है? एक हार्डकोर क्रिमिनल जिसके खिलाफ 17 मुकदमे पेंडिंग है, वो आके कहता है कि साहब मैं यहाँ पर संकट मोचन हनुमान मंदिर है। ये किस किस्म? और वो उठा के जिसकी किताब को बेस करके कोर्ट ने नोटिस जारी किया, वो जज शारदा हैं। ही इज नॉट हिस्टोरियन पर्सन। वो एक शौकिया किताब लिखने वाला आदमी है। देश के हिस्टोरियन में उनका कहीं कोई नाम नहीं आता। उन्होंने एक किताब लिख दी और उस किताब के बाद में उनका खुद का ही फैसला है 2015 का। और छोड़िए इन सब बातों को, इन दोनों डेट्स के बाद में तो आप वर्शिप एक्ट ले आए ना। अब क्या चीज, अब क्या बाकी रह गया? अब तो सिर्फ एक दूसरे को छेड़ना ही बाकी रह गया। तो ये सबको सोचना हो, देश के कम से कम उन इंटेलेक्चुअल क्लास के लोगों को जो देश से प्यार करते हैं, देश से मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं कि देश में अमन और सुकून बना रहे, उन्हें सबको इन चीज़ों को अपोज करना चाहिए। हम आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जुडिशरी इस किस्म के ऑर्डर पास करना बंद करे। वो अपनी विश्वसनीयता खो देंगी तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। लोग नहीं आएंगे। आज छोटी छोटी बात के लिए लोग हजारों रुपए वकीलों को फीस देते हैं, लाखों रुपए वकीलों को फीस देते हैं और देश न्याय उम्मीद करते हैं कि साहब ये हमें न्याय मिलेगा। जिस दिन ये बात खत्म हो जाएगी कि आपको न्याय मिलेगा, ये बात खत्म हो जाएगी, वो इस मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक दिन होगा। लोग अपने लेवल के ऊपर इंसाफ करने लग जाएंगे, अपने लेवल पे अपने हक मांगने लग जाएंगे। कौन संभालेगा इस देश को? तो जुडिशरी को सोचना चाहिए कि वो किस किस्म के फैसले कर रहे हैं, किस किस्म के मुकदमों को टेकअप कर रहे हैं। और हम आपके माध्यम से इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि APCR की जो नेशनल सेक्रेटरी को उन्होंने FIR दर्ज करी है, वो FIR कैंसिल होनी चाहिए। और सोशल वर्कर को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो मजलूमों के साथ में खड़े रह सकें और अपनी बात कह सकें। ये इंतहाई हम उनके दिल्ली पुलिस के इस कृत्य का हम इंतहाई कठोर शब्दों में निंदा करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और ये इस किस्म के कोर्टों को सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं देश को, क्या चाहते हैं। क्या वो ऐसा एक राष्ट्र चाहते हैं जहाँ पर दूसरा कोई मजहब ही ना हो, दूसरे कोई मजहब के इदारे ही ना हो? कैसा मुल्क आप चाहते हैं? प्यारे साथियों, आपको जो तकलीफ दी गई वो मुल्क के अंदर जो एक माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है मस्जिद मंदिर के नाम के ऊपर, उससे आप भली बातें वाकिफ़। संभल के अंदर जो कुछ हुआ वो बिल्कुल खुल कर के आ गया है कि उसके पीछे मंशा क्या था और उसको क्यों करवाया गया। उसके बाद ये सिलसिला चूँकि वैसे तो बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन हाल ही में जो है अजमेर शरीफ की दरगाह के सिलसिले में भी एक विवाद खड़ा कर दिया गया है और सरकार ने उस विवाद को, अदालतों ने उस विवाद को खड़ा करने में अपना वही रोल अदा किया है जो अब तक वो करती आ रही है। संभल में उन्होंने जो कुछ किया है, आपको मालूम है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह तकरीबन 850 साल पुरानी है और उनको हिंदुस्तान में आए हुए तकरीबन
पौने 900 साल का अरसा जो है हो चुका है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिस वक्त हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द का एक संदेश दिया जो आज तक चला आ रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर भी आज भी मुख्तलिफ सर्वे के अनुसार 60 से लेकर 70% तक हिंदू लोग आकर के और वहाँ अपनी आस्था का इजहार करते हैं और उसमें शरीक होते हैं। इसके अलावा अगर आप हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को देखें तो उन्होंने जो तालीमात दी हैं उसमें से दो चीज़ों की तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि उन्होंने जो रंग इख्तियार किया वो रंग वही था जो हिंदुस्तान में आमतौर पर पसंद था, मजहबी रंग इख्तियार किया जाता है। दूसरा ये है कि उनके यहाँ जो भी फातिहा होती है या वहाँ पर जो भी प्रसाद बनता है वो प्योर वेजिटेरियन होता है। मीठे चावल बनते हैं, गोश्त का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता है और ये परंपरा वहाँ बरसों से चली आ रही है। इसके अलावा बसंत के मौके के ऊपर खुसूसी प्रोग्राम वहाँ दरगाह के अंदर होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं इस बात का प्रतीक है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सांप्रदायिक सौहार्द के जो है वो एक अलामत है। ऐसे संत की, ऐसे महात्मा की जो है उसके ऊपर उंगली उठाना उस वक्त में जबकि मुसलमान बादशाह जो थे उनके पास पूरे हिंदुस्तान की ज़मीन पड़ी हुई थी, उन्होंने मंदिरों को जागीरें दी, क्या वो उनके लिए इतनी सी ज़मीन उनके पास नहीं थी कि वो अपनी दरगाहों के लिए, अपनी मस्जिदों के लिए वो ज़मीनों का इस्तेमाल कर सकते थे? लेकिन ये एक भ्रम जो फैलाया जा रहा है, धार्मिक उन्माद जो पैदा किया जा रहा है, उसके हम भर्त्सना करते हैं और न्यायालयों का जो रवैया है उसको भी हम पसंद नहीं करते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि चंद्रचूड़ साहब के ज़रिए से जो एक रास्ता खोला गया है 1991 के वर्शिप एक्ट के अंदर जो एक गली निकालने की कोशिश की गई है, ये गली जो है हिंदुस्तान के सांप्रदायिक ताने बाने को और यहाँ के सेकुलर ढांचे को बहुत बुरी तरीके से मुतासर कर रही है और इसके ऊपर रोक नहीं लगाई गई तो आइंदा चल के इसके दुष्परिणाम जो है वो देश को भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए हमारा मुतालबा ये है कि फौरी तौर पर किसी भी मामले की किसी भी अदालत में कोई सुनवाई नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, अब तक आपके अयोध्या को छोड़ करके बाकी जितने भी मामला सुने जा रहे हैं उनके ऊपर भी तत्काल जो है वो रोक लगा दी जाए ताकि 1991 का वर्शिप एक्ट जो है वो जिस स्पिरिट के साथ बनाया गया था उसके पीछे मंशा यही था कि बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो पूरे हिंदुस्तान का ताना बाना जो है बिखेर दिया गया था, यहाँ का सांप्रदायिक माहौल बना दिया गया था, उस माहौल को रोक लगाने के लिए कि आइंदा इस किस्म की कोई हरकत नहीं हो, इस किस्म का सांप्रदायिकता तो सर नहीं उठा सके, 1981 का वर्शिप एक्ट बनाया गया था, 91 का वर्शिप एक्ट बनाया गया था। तो जिस स्पिरिट के साथ वो एक्ट बनाया गया था उस स्पिरिट का जो है लिहाज रखा जाना चाहिए और इस किस्म के किसी भी मामले की कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। मैं एडवोकेट सादत APCR सादत अली एडवोकेट हूँ। मैं राजस्थान हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स का स्टेट प्रेसिडेंट। आज हमने आप तमाम लोगों को इसलिए यहाँ दावत दी और बुलाया कि और आप सब लोगों के यहाँ आने से हमें इस बात की तो तसल्ली है कि देश में अभी इतने लोग मौजूद हैं जो जुल्म की बात को उठाने के लिए यहाँ एक दावत के ऊपर आ गए हैं। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे APCR के नेशनल सेक्रेटरी नदीम खान 29 तारीख को बेंगलोर अपने पारिवारिक फंक्शन के अंदर बेंगलोर गए हुए थे। मैं यहाँ ये साफ साफ कहना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि 30 तारीख को उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है और उससे पहले ही उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस, दिल्ली की पुलिस कुछ लोगों के साथ में बेंगलोर की पुलिस को लेकर उनके परिवार पे पहुंच गई। जब उनसे कहा गया कि भाई हमें आप किस चीज़ के अंदर डिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों मेरे घर पे इतने पुलिस वाले आए हैं, तो आपका भी नोटिस दे दीजिए, तो कोई नोटिस उनके हाथ में नहीं था। तो जिससे ये बात साफ क्लियर होती है कि किस तरह चीज़ें मैनेज करी जा रही हैं कि FIR दर्ज होने से पहले आप गिरफ्तार करने पहुँच रहे हैं। तो फिर एक सवाल ये उठता है कि आप किसके कहने पर गिरफ्तार करने पहुँचे, कौन है जो आपकी डोर को संभाले हुए है, जो आपको डायरेक्शन दे रहा है। उस वक्त तक तो कोई FIR दर्ज नहीं हुई थी। तो जब उनसे बात करी गई दिल्ली के अंदर तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि हम आपको 6 घंटे का टाइम दे रहे हैं, आप 6 घंटे में दिल्ली आइए, क्योंकि जिस सेक्शन में आप FIR दर्ज कर रहे हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, उसमें आपको नोटिस देना ज़रूरी है। आपने कोई नोटिस भी नहीं दिया और आप बुला रहे हैं और आप प्रेशर बना रहे हैं कि नहीं साहब आप हम अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। आप पुलिस घर पहुंच जाती है फैमिली फंक्शन के अंदर और इन तमाम चीज़ों को लेके ये जब वो दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली पहुंच के उन्होंने कहा मेरा राइट है, आप मुझे नोटिस दीजिए, मैं उसको चैलेंज करूंगा, ये मेरा राइट है, मैं आपका अपराधी थोड़ी हूँ कि आप मुझे नोटिस दोगे, पकड़ के ले जाओगे, मुझे गिरफ्तार कर लोगे।
तो अभी तक वो उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन ये एक बात सामने आ रही है कि किस तरह आप देश को चलाना चाहते हैं। और मैं आप सबके मार्फत ये कहना चाहता हूँ कि देश की सबसे बड़ी आज़ादी, नागरिकों की सबसे बड़ी आज़ादी उनकी बोलने की आज़ादी होती है। आप अगर किसी शख्स को, किसी नागरिक को अपनी बात भी रखने से मना कर देंगे तो ये इससे बड़ी कोई गुलामी नहीं हो सकती। आप किसी को अपनी बात रखने भी नहीं देंगे। नदीम खान क्या काम करते हैं? नदीम खान एक एक्टिविस्ट हैं जो मजलूमों के लिए भागे भागे फिरते हैं, उनकी पैरवी करते हैं। और वो कौन मजलूम है इस देश में? अब मजलूम सिर्फ कमज़ोर वर्ग रह गया है। जो लोग साहिब हैसियत हैं वो अपने लिए बड़े से बड़ा वकील खड़ा करते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए आप सबकी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है कि जो जिन्हें चलते हो को पकड़ के ले आता है। आप नोट कीजिए, जब दंगे होते हैं तो कितने लोग ऐसे हैं जो असरदार लोग होते हैं, बड़ी फैमिली के होते हैं और वो गिरफ्तार हो जाते हैं। दंगों में गिरफ्तार होने वाले कोई शख्स गिरफ्तार नहीं होता। मैं मिसाल देता हूँ आपको, 2 साल पहले रमजानों के महीने में करौली का दंगा हुआ। जयपुर मेयर का हस्बैंड उसमें मेन एक्यूज था, सिर्फ अकेला वही गिरफ्तार नहीं हुआ, बाकी सब गिरफ्तार हुए क्योंकि वो साहिब हैसियत था, जयपुर मेयर का हस्बैंड था। तो आप किसी भी शख्स को उठा लेंगे, किसी भी को गिरफ्तार कर लेंगे, किसी को मतलब सोशल वर्क नहीं करने देंगे, किसी की पैरवी नहीं करने देंगे। तो ये कहाँ लेके जा रहे हैं आप देश को? क्या चाहते हैं देश को? किस लाइन पे डालना चाहते हैं आप देश को? मुसलमान इससे बड़ा सबूत नहीं दे सकते कि बाबरी मस्जिद का फैसला आया और उन्होंने उसको कबूल कर लिया, जबकि ये जख्म हमारे दिल में है। वो फैसला नहीं था, वो न्याय नहीं था। फैसले तो इस तरह भी होते हैं कि किसी जज के सामने आप 50 फाइलें रख दो, वो 25 उठा के इधर पटक दे कि ये डिसमिस है, वो 25 इधर पटक दे कि ये अलाउड है। हो गए फैसले, 25 का फैसला डिसमिस हो गया, 25 के अलाउड हो गई। ये फैसले हैं, न्याय नहीं है। और ये जुडिशरी जिस रास्ते पे चल रही है ये इंतहाई खतरनाक चीज़ है मुल्क के लिए। जिस देश की जुडिशरी अपना विश्वास खो देती है उस देश में कुछ भी नहीं बचता। और ये जुडिशरी के ये स्टेप, ये अपनी विश्वसनीयता को कमज़ोर करने वाले स्टेप हैं। आपने आपकी हिस्ट्री में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे वालिद की ज़िंदगी में, हमारे पुरखों की ज़िंदगी में हमने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं देखा जो ऑर्डर पास होता और 2 घंटे में उसकी कंप्लाइंस हो जाती। ये कैसा ऑर्डर है? ऑर्डर होने से पहले ही सब कुछ तैयार था, पुलिस भी तैयार थी, सर्वे टीम भी तैयार थी, सब पहुंच गए 2 घंटे के अंदर संभल यूपी के अंदर, मस्जिद के अंदर। तो ये साफ साफ जाहिर है कि ऑर्डर मैनेज करके लिया गया। उन्हें मालूम था कि ऑर्डर होने वाला है, तभी, वरना किसी भी पुलिस के 5 आदमी का भी ज़ब्ता आप मांगते हो तो उसके लिए बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब 2 घंटे के अंदर ही हो जाता है, 5 लोगों की जान चली जाती है। और जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तब उस फैसले में साफ साफ कहा गया, अब सब लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं देश के, उस फैसले में ये कहा गया कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी उन्होंने क्राइम किया। वहां यह भी कहा गया कि वहां कोई राम मंदिर का अवशेष नहीं मिले, वहां कोई राम मंदिर होने के सबूत नहीं मिले। लेकिन ये आस्था का सवाल है। इस देश में 80% लोग राम मंदिर में आस्था रखते हैं, तो इसको मंदिर को दे देना ठीक है, दे दिया गया। पूरे मुल्क में किसी मुसलमान ने कोई एतराज नहीं किया कि भाई चलो एक इशू है, खत्म हो जाए। दिल का जख्म तो है और वो रहेगा हमारे। लेकिन हम देश की, संविधान की और देश के कानून की इज्जत करते हैं और उसकी पालना करते हैं, और उसी पालना के अकॉर्डेंस किसी भी जगह से कोई रिएक्शन नहीं आया। उस फैसले में यह भी कहा गया कि आज के बाद में किसी भी चीज़ को टच नहीं किया जाएगा, जो 91 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसकी पालना की जाएगी। तो फिर ये क्या मजाक है पूरे देश के अंदर, रोज रोज ये तमाशा करना है। अब तो हमारी ही जेबों से मंदिर मूर्ति निकालनी बाकी रह गई है, बाकी तो निकाल ही रहे हैं आप। रोज किसी मस्जिद में भेज दीजिए, साहब यहाँ खुदाई कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में मेरे दोनों वक्ताओं ने कहा कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब कोर्ट में केस आर्गूमेंट होता है तो उसमें बहुत सारी क्वारीज आती हैं। वो सिर्फ एक क्वारी थी, जजमेंट का वर्डिक्ट नहीं है कि आप सर्वे कर सकते हैं। चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा कि इसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप सर्वे नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ आईपीसी में कहाँ लिखा हुआ है कि आप किसी का कत्ल नहीं कर सकते। ये अपोजिट क्वेश्चंस हैं। आप कत्ल कर दोगे तो सजा मिलेगी,